तो हमने करा क्या था, हमने पहले सी एच की वैल्यू कितनी डाल दी थी, माइनस 128, लेकिन हम और रेंज होती है -128 से 127 तक, ठीक है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं सी एच की वैल्यू एक्चुअल में 127 डालता तो ये सही वर्क करता, ठीक है। तो दिक्कत क्या आई, पहले ये देखो कि ये कितना बाहर है इन दोनों के बीच में, कितना डिफरेंस है 1 का। तो कंपाइलर करेगा क्या, वो इसके बाद आगे जाने की जगह एरर देने की बजाय वो पीछे चले जाएगा, मैक्सिमम पीछे वाले रेंज में चले जाएगा, और वो ये देखेगा कि कितना डिफरेंस था। एक का डिफरेंस था तो मैं यहाँ पे को -128 दे दूंगा। अगर वैसे देखा जाए तो अब एक और काम करते हैं, 128 लेके देख 128 और ले लिया, 129 लेके देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। डिफरेंस देखो कितने का है, 2 का, 2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो मैं एक काम करना, एंड 2 का डिफरेंस आया तो ये पीछे कैसे जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है। एक और जंप ले ले यहाँ से, -127, तो मेरे पे आउट वैल्यू कितनी दे देगा, -127, ठीक है। फिर से देखा जाए तो अगर फिर एक और वैल्यू दूं, -128 से 127 के बीच में, लेट्स से मैंने सी एच की वैल्यू अब डाल दी 130, तो डिफरेंस देखो तो 127 से 3 का डिफरेंस है, एक, इससे पहले वाली वैल्यू 2, इससे पहले वाली वैल्यू 3, तो वो कितनी होगी, -120 -127 -126, तो वैल्यू कितनी देगा मेरे को, -126। तो इन शॉर्ट तुम्हें करना क्या है, डिफरेंस निकालो, उतने का जंप ले लो यहाँ से उधर को, एक जंप, दूसरा 3 सेकेंड, तीसरा थर्ड, जो समझने, या फिर मतलब या तो ये तरीके से देख लो, या फिर एक और तरीका होता है इसको समझने का, क्या मतलब समझने का बोल रहा हूँ, इसको वैल्यूज निकालने का, क्या, लेट्स से n की वैल्यू, मतलब n इज इक्वल टू, n क्या है मेरा यहाँ पे को, n है डिफरेंस कितना था, मैक्सिमम वैल्यू, और जो मैंने वैल्यू इनपुट कराई 128 में देख लेते हैं, डिफरेंस है 1, n इज 1, आओ और n-1th वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो वो कितना है 0, n-1 इज 0, तो 0th वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू, तो -128। फिर अगर मेरा 120 कौन सा 9 होता, तो डिफरेंस इज 2, तो n इज इक्वल टू 2, और n-1th वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो यानी कि ये तो 0th वैल्यू थी, इसके बाद क्या आएगी -127, तो 127 प्रिंट कर देना, -127 सॉरी, ठीक है। तो ये तो केस हो गया जब हम आगे को जा रहे थे, मतलब हमने मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर दी थी, मैक्सिमम लिमिट यानी कि 127 से आगे चले गए हम। अगर हम पीछे को चले गए तो क्या होगा, मतलब मान लो -128 हमारी रेंज थी, हमने लिख दी -129, हाँ -129, तब ये क्या प्रिंट कर देगा, तब भी सेम काम करो, 127 तक था, -129 का आएगा, -129 ये था, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, पीछे जाओ एक जंप 127, तो वैल्यू कितनी देते गए 127। उस केस में शायद जहाँ तक मुझे याद है 1-134 था और 128 था, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 8 8 9 10 11 12 13 14 6 का है ना, 8 से 14, पीछे से जाओ देखो कितना आता है, अब यहाँ पे से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे को आएगा कुछ वैल्यू, तो वैल्यू आएगी, मतलब निकाल लेना यार इसके बाद, मतलब 6 का डिफरेंस आ गया, 6-1 5 को देख लो, 5 का डिफरेंस निकालना यहाँ से उतना आएगा। पहले बताओ किस किस को डाउट है, उसके बाद क्लियर करता हूँ मैं, पीडीएफ थ्योरी। इसमें डाउट नहीं है ब्रो, मतलब है ना, ठीक है चलो, कंटिन्यू कर दे। ठीक है। तो इसके बाद अब ये रीजन था, ओवरफ्लो का यही रीजन था, तो ये काम अभी मैंने करा किसके साथ, ये काम मैंने करा कैरेक्टर वैल्यू के साथ, कैरेक्टर की रेंज थी -128 से 127 के बीच में, तब ये वाला सीन हुआ। सेम काम होगा अगर मैं ये वाली रेंज, लेट्स से 2 बिट का जो इंटीजर, 2 बाइट का जो इंटीजर था, उसकी रेंज कितनी थी, उसकी रेंज थी -32768 से लेकर के 32767 तक। अगर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहूँ इसी 2 बिट के इंटीजर में 32768, तो ये मेरे को एक्चुअल में अगर मैंने ऐसे लिखा और प्रिंट कर, लेट्स से x इज इक्वल टू इतना इनिशियलाइज कर दिया मैंने, और मैंने प्रिंट करा दिया x, तो ये मेरे को एक्चुअल में वैल्यू कितनी दे देगा, -3 टू, -3 to 768। ठीक है। तो
ये एक का डाउट था, एक ने पूछा था मुझसे, तो उसके लिए इनमें। चलो ठीक है, तो ये हो गया, सेम काम उसमें होता है। अब अगला चलते हैं, फोर्थ प्लेस। ये वाला, ये वही चीज़ है, मतलब इसको मैंने -132 ने 124 क्यों दिया, वो यहाँ पे को रीजन एक्सप्लेन है। फिर जैसे अभी तक हमने उन दोनों को देख लिया, वैसे ही हम रियल को भी देखते हैं। रियल वैल्यूज होती हैं फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, तीन तरीके के होते हैं ये। इनकी रेंज ये है। हाँ, इनमें डिफरेंस इतना है, मेरे को अगर कोई पूछेगा कि फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है, पहले तो रेंज तो हो गया, ठीक है, रेंज तो ज़्यादा है ही है, साथ साथ ये कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे उस पर भी डिफरेंस होता है। जैसे फ्लोट वैल्यूज हमारी टिपिकली 4 बाइट लेती है, लेकिन जो डबल वैल्यूज होती हैं वो 8 बाइट लेती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग डबल 10 बाइट तक ले लेती है। तो अब जैसे जैसे मेमोरी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये भी बढ़ते जा रहा है। अब अगर कोई ये डाउट सोच रहा है कि हम हर बार फ्लोट की जगह पे लॉन्ग डबल ही क्यों नहीं यूज कर लेते, ओवरफ्लो की कभी टेंशन ही नहीं रहेगी, तो भाई ये 4 बाइट ले रहा था मेमोरी में, ये 10 बाइट ले रहा है, तो भाई मेमोरी भी बचानी होती है हमें। अभी सेकेंड सेमेस्टर में हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मेमोरीज वाला कंसेप्ट, कि मेमोरी बचाने का सी मेमोरी बचानी होती है एंड ऑल। तो तब हम हर बार फालतू में ही यूज़ नहीं कर लेते लॉन्ग डबल, जब हमें पता है कि हाँ भाई इतना बड़ा नहीं होने वाला फ्लोट, तो हम केवल फ्लोट पे जाते हैं, ठीक है। यार वो कंसेप्ट, हाँ ये रहा, ठीक है। और ये फिर वो है, डेटा टाइप्स मतलब कैसे लिखते हैं, साइंड अनसाइंड, क्या साइंड एंड अनसाइंड केयर के लिए हम परसेंट सी यूज़ करते हैं, शॉर्ट साइंड एंड के लिए परसेंट, ये देख लेना यार, ये भी क्या ही बताऊँ इसमें। अब ये वही वाली चीज़ है कि जो मैंने बोला था, वन जो रेंज है -128 से 127, ठीक है। फिर तो इसमें भी तुम देखोगे तो ये एक कम है इससे, देखा जाए तो माइनस, जनरली हम देखते हैं -128 से 128, तो ये अच्छा सा लगता, मतलब अच्छा क्या लगता, मतलब एक सेंस टाइप का बनता। 127 ही क्यों, उसमें भी हमने देखा था -32767 से 32767 तक, ये भी एक कम है मैक्सिमम वैल्यू से। तो ऐसा क्यों है, तो उसको अभी आगे देखते हैं। तो इसका रीज़न इसमें बताता हूँ। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, हमने देखा था जो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। सारे के सारे टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब जब अगर कोई नंबर है तो पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर उसका टूस कॉम्प्लीमेंट में फिर +1 कर देना, वो तो हमारे नेगेटिव नंबर्स ऐसे स्टोर होंगे। तो अगर मैं बोलूँ, लेट्स से कोई भी उसमें उसमें शो होगा मेरे को 128, इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। 128 है, 128 का बाइनरी क्या होता है, ये होता है, मतलब निकालोगे तो ये आएगा 128 का बाइनरी, ठीक है। और इसमें बिट्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। 8 गलत है थोड़ा सा, इसमें 8 9 बिट्स होंगी। हाँ ये है एक्चुअल में 128 का बाइनरी, ये वाला है। इन केस ऑफ +128 बाइनरी इक्विवेलेंट इज, हाँ, इसमें टोटल बिट्स देखी जाए वन +128 में, तो ये वाली भी आएगी, साइंड बिट भी होगी ना एक, तो साइंड बिट 0 स्टोर करेगी, उसके बाद की ये सारी वैल्यूज आएंगी जो भी तुम देखोगे, ठीक है। ये ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई ना। तो टोटल ये बिट्स हैं 9 बिट्स, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है जो कैरेक्टर होते हैं वो एक्चुअल में केवल 8 बिट स्टोर करते हैं, तो वो 128 को कैसे स्टोर कर देगा अपने पास, जीरो को उड़ा देगा, जीरो कैसा था, 0 1 1 2 3 4 5 6 7, वो यहाँ से लाएगा और 8 बिट स्टोर कर लेगा। तो उसने ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड कर दी, तो उसने स्टोर क्या करा, 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, उसने ये स्टोर करा एक्चुअल में, उसने ये तो स्टोर कर दिया। अब एक काम करो, ठीक है, ये वैल्यू एक्चुअल में है कितनी वो देखते हैं। -128 है, -128 को अगर मैं टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में निकालूंगा तो ये 0, इसको देख, उसको उसमें लिख रखा है मैंने, उसी में देखो, ये था। इसका फिर तुम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद फिर जब तुम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, इसको एक बार करके देखना, ये निकाल रखा है मैंने वैसे यहाँ पे को, इसको जब तुम निकालोगे वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद टूस कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा, इसके बाद ये आ जाएगा। एक्चुअल में हुआ कितना, ये कितनी है, 1 1 2 3 4 5 6 7,
और हमने अभी देखो, और ये वैल्यू कितनी आई है, -128 की, -128 की आई है, लेकिन हमने स्टोर कितना कराया था, 128। तो एक ये भी रीजन है कि उसने मेरे को वैल्यू कितनी दे दी, -128। और सेम रीजन ये है कि -128 से 127 तक ही जा रहा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं एक वन लाइन में आंसर दूं तो सीन ये है, 127 तो मेरा 8 बिट तक ही है, 8 बिट्स आ रही है 127 में, लेकिन जैसे ही मैं 128 डाल रहा हूँ तो ये 9 बिट्स आ जा रही है इसमें। लेकिन सिंस जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो टूस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होते हैं, तो -128 मेरे को 8 बिट्स ही दे रहा है। हाँ, -129 हो सकता है, होगा मेरे को 9 बिट्स दे दे, तो तब 9 बिट्स नहीं आता, तब -128 नहीं आ रहा, लेकिन -128 आ रहा है। सेम रीजन होगा उनके लिए भी, जो वो वाले होते हैं, क्या कहते हैं उनको, इंटीजर्स, उसमें भी -3276 से लेकर के 32767 तक जा रहा है। 32767 मेरे को 4 बाइट देगा, 4 बाइट मतलब 32 बिट्स। लेकिन जैसे ही मैं 32768 तक चले जाऊं तो ये 2 बाइट देगा, सॉरी 16 बिट। लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे चले जाऊंगा तो ये मेरे को 17 बिट्स दे देगा। लेकिन ये क्योंकि टूस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होगा, टूस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होने की वजह से -32768 ये भी मेरे को 16 बिट्स ही देगा केवल। तो कंपाइलर इसको स्टोर कर सकता है लेकिन इसको स्टोर नहीं कर सकता, सीधे सीधे ये रीजन था। ठीक है, ये पूरा इसके आगे जितना भी, ये एक क्वेश्चन था कि वाई द रेंज ऑफ कैरेक्टर इन इट इज एक्स्ट्रा नंबर देन द नेगेटिव साइड। सेम रीजन है, मतलब ये पूरा आगे जो भी एक्सप्लेन लिख रखा है वो पूरी थ्योरी उसी की है। और ओवरफ्लो का कंसेप्ट, ओवरफ्लो जो होता है वो ओवरफ्लो एक्चुअल में होता क्यों है, जो मैंने बोला ना -128 से लेकर के 127 तक ही था, अगर मैंने 128 डाल दिया तो ये एक्चुअल में -128 क्यों दे दिया, वो बिट कन्वर्जन की वजह से ही हो रहा है। बिट कन्वर्जन में क्या था, 128 कैसे स्टोर हो रहा था, 1 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमने देखा कि टूस कॉम्प्लीमेंट में ये जो वैल्यू थी वो एक्चुअली -128 की वैल्यू थी, तब मेरे को उसने -128 दे दिया। अब ऐसी अगर मैं जाऊं 129 पे, तो इसका अगर हम बिट कन्वर्जन करेंगे और -127 को टूस कॉम्प्लीमेंट में बिट कन्वर्जन करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, तब वो मेरे को ये नहीं देगा, ये दे देगा। ठीक है, तो जो रीजन था ओवरफ्लो का वो ये था। और जो हमने आगे पढ़ा कि -120 की मतलब 129 देने पे -127 दे दे रहा है, वो ओवरफ्लो कंसेप्ट था। रीजन फॉर ओवरफ्लो इज दिस, बिट कन्वर्जन। ओके, देन सेम रीजन, और ये सेम रीजन उसके लिए भी अप्लाई होता है, लोअर बिट्स के लिए, मतलब लोअर लिमिट्स के लिए भी। -120 134 डालने पे कुछ 124 दे रहा था, आई गेस ऐसा कुछ था। ठीक है, अब ये पढ़ाया है क्या, पढ़ाया ब्रो, पढ़ाया है। क्या डेप्थ में गए या फिर खाली एक ऊपर से बता दिया कि हाँ स्टैटिक वेरिएबल्स ये होते हैं, यहाँ स्टोर होते हैं और इतनी लाइफ होती है, बस नहीं, इतना ही पूरा बताया। बताया कि वो दोबारा इनिशियलाइज नहीं होते, ऐसे बताया था। अच्छा, चलो ठीक है, थोड़ा अंदर तक चल जाएंगे। तो 4 तरीके की स्टोरेज क्लासेस होती हैं। स्टोरेज क्लासेस हैं क्या, बेसिकली स्टोरेज क्लासेस हैं कम, मतलब जब भी हम कुछ लिखते हैं इंट x इज इक्वल टू 2, तो ये मतलब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली स्टोर, मतलब अलग अलग स्टोरेज क्लासेस होती हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो ये वैल्यूज कहाँ जाने वाली है, यहाँ जाएगी, इस वाली स्टोरेज क्लास में जाएगी, इस वाली स्टोरेज क्लास में जाएगी, या ये वाली में जाएगी, तो वो डिफाइन करता हूँ। उसके बेसिस पे 4 तरीके की होती हैं ये बेसिकली। तो पहले आते हैं ऑटोमेटिक पे, इसको पढ़ लो, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। स्टोरेज क्या होता है इसका, मेमोरी में, इसको मैं एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूँ, अगर ज्यादा भारी लगेगी तो बता देना, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज है। ये हमारा प्रोसेसर होता है, ये है ALU,
ये होते हैं रजिस्टर्स, ये कुछ होंगे R1 R2 ऐसे बहुत चलते जाते हैं। फिर ये कुछ होता है, ये कुछ कुछ होता है, इसको छोड़ो अभी, इसका नाम छोड़ो। फिर यहाँ पे भी कुछ कुछ होता है, या इसको लिख लो L1 कैश, लिख लो L2 कैश। इसके बाद यहाँ पे को आती है अपनी मेमोरी। फिर इसके बाद ये कुछ होता है, यहाँ पे को कुछ और चीज होती है। तो ये होता है हमारा एक सीपीयू का थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना रखा है मैंने, अपना सीपीयू का डायग्राम ये इस टाइप से कुछ होता है। तो ये जो मेमोरी, तो ये जो ये वाली क्लास थी ना ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो एक्चुअल में यहाँ स्टोर होती हैं, इस वाली मेमोरी वाले ब्लॉक के अंदर। वो सीपीयू के अंदर ये एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक है, यहाँ स्टोर होंगी। ऐसे ही अभी हम अगला देखेंगे रजिस्टर, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, रजिस्टर्स यहाँ पे कुछ स्टोर होती हैं। ठीक है, अब रजिस्टर्स हमारे पास लिमिटेड नंबर में होते हैं, वो भी बताएंगे, तो कुछ होता है उसकी वजह से। तो ये याद रखना कि मैक्सिमम जो चीजें होती है, जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास थी वो यहाँ स्टोर होती है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो ठीक है, ये मेमोरी के अंदर स्टोर हो गई। डिफॉल्ट वैल्यू लेट्स से मैंने लिख दिया इंट x, और इसको मैंने कुछ इनिशियलाइज नहीं करा और मैंने लिख दिया प्रिंट x, मतलब प्रिंट f या जो प्रिंट x। तो ये मेरे को कुछ ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ एरर दे देगा या कुछ और देगा, ये मेरे को कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू दे देगा, लेट्स से 6 2 5 8 कुछ भी बकवास सा। तो वो होती है गार्बेज वैल्यू। तो इनके डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू, मतलब जो उनमें पहले से ही कोई डिफाइंड है। स्कोप इनके लिए ऑटो स्टोरेज क्लास जो होती है वो लोकल स्कोप होती है। लोकल स्कोप मतलब किसी एक चंक ऑफ ब्लॉक के अंदर, मतलब मैं फंक्शन नहीं बोलूंगा, किसी फंक्शन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक चंक ऑफ ब्लॉक के अंदर। क्यों? क्योंकि तुम आगे देखोगे ये चंक ऑफ ब्लॉक है, एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट फिर एक ब्रैकेट एक ब्रैकेट, तो ये चंक ऑफ ब्लॉक है, इन सब के अंदर स्टोर होती है सारी चीजें। तो इनका लोकल स्कोप रहता है। तो अभी आगे देखता हूँ कैसे। लाइफ, जब तक वो पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे अगर मैंने मेन के अंदर कुछ ऑटो के अंदर लिख रखा है, तो जब तक मेन चल रहा है तब तक उस वाले वेरिएबल की लाइफ है। जैसे ही मेन खत्म हुआ उस वो वाला वेरिएबल भी मर गया, उसके बाद कुछ नहीं रहा बचा। तो एक ही प्रोग्राम देखते हैं, इससे कंफ्यूजन, इससे सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो मेमोरी और वो तो ठीक हो गया। अब अगली चीज पर आते हैं। ये देखो मैंने क्या लिख रखा है, मेन ऑटो इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। तो ये एक चंक ऑफ ब्लॉक है। अब ये मैंने एक नया, इस ब्रैकेट की वजह से मैंने क्या डाल दिया है, इससे मैं बोल रहा हूँ कि ये एक अलग सा कोड है, मतलब कंसिडर करना इसको एक अलग सा छोटा सा कोड उसके अंदर। मतलब इसके बाहर मैंने अगर आई को डिफाइन भी करा था तो इसको ऐसे इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर बोल देना कि मैं फिर से डिफाइन करूँ, तो वो एक अलग से कोड है, तो कोई एरर नहीं देगा। तो मतलब कोई लोग पूछ सकते हैं ना कि इंट आई यहाँ भी डिफाइन, इंट आई यहाँ भी डिफाइन, इंट आई यहाँ भी डिफाइन, तो एरर क्यों नहीं दे रहा? तो इसकी इन ब्रैकेट्स की वजह से दे रहा है। ये ब्रैकेट्स कंपाइलर को बोलने की एक चंक ऑफ कोड्स है। तो अब ये देखते हैं, ये बताओ ये जो ऑटो है ना, ऑटो इंट आई, इसकी लाइफ है जब तक ये दोनों ब्रैकेट्स चल रहे हैं, और इसका स्कोप है इसी मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये समझ में आता है। अब ये ब्रैकेट एक नया चंक ऑफ कोड बनाया, इस वाले ऑटो की वैल्यू लाइफ कब तक है? इस वाले ऑटो की लाइफ है, खुल जाएगा हट मिट, ठीक। तो इस वाले ऑटो की लाइफ है जब तक ये वाला कोड चल रहा है, ये वाला चंक चल रहा है। इसका लोकल स्कोप है केवल इतने के बीच में, इन दोनों के बीच में। ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में लगाया साला एक वो दे देगा यार एरर। एक और ब्रैकेट है ना यहाँ पे, अब यार एक और ब्रैकेट आएगा, एक और ब्रैकेट यहाँ पे को लगा लो। इस वाले सही ब्रैकेट भाई, सही तो है ये वाला ब्रैकेट जो लिखा हुआ है। ये इसके लिए, हाँ ठीक है, सॉरी मैं बैठ पहले से लिखा, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों कोड्स के अंदर इसकी लाइफ कब तक है, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, इस वाले। तो ये कब तक चलेगा? जब तक ये वाले ब्रैकेट चल रहा है, जब तक ये वाला ब्रैकेट इनकाउंटर नहीं होता। ठीक हो गया। ये वाला ऑटो की लाइफ कब तक है? जब तक ये दोनों ब्रैकेट चल रहे हैं। जैसे ये वाला ब्रैकेट इनकाउंटर, ये आई भी गया और इसका लोकल स्कोप भी गया। और इसका लोकल स्कोप देखा जाए तो किसके अंदर? केवल इतना के हिस्से के अंदर। ठीक है, केवल इसके अंदर मैं जब जब आई बुलाऊंगा इन दोनों ब्रैकेट्स तक,
इस वाले और इस वाले ब्रैकेट्स तक, तब तक ये आई की वैल्यू 3 देते रहेगा मेरे को, ठीक है। तो ये होता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में सी। तो आउटपुट अगर मैं देखूं इसका, जैसे मैंने क्या कर रखा है, आउटपुट समझते पहले। सबसे पहले कहाँ से जाएगा, वो अंदर जाएगा, मतलब अगर अंदर जाएगा तो अंदर देखते हैं। इस वाले को क्या देखेगा, प्रिंट एफ आई। तो ये सबसे पहले जो आई ढूंढेगा वो ढूंढेगा अपने लोकल स्कोप के अंदर। अगर उसके अंदर नहीं मिला तो उससे बाहर जाएगा, फिर उससे बाहर जाएगा, अगर वहां भी नहीं मिला फिर मेन फंक्शन खत्म हो गया और तो वो जाएगा ग्लोबल के पास। और अगर ग्लोबल में भी नहीं मिला तब बोल देगा कि वो भाई तूने तो आई डिफाइन ही नहीं कर रखा। तो अभी क्या जाएगा, वो अभी अपने लोकल स्कोप में जाएगा। इसका लोकल स्कोप है ये वाला, ये दोनों पर्टिकुलर ब्रैकेट्स। तो इसने क्या देखा, आई इसने डिफाइन कर रखा है 3, तो ये मेरे को देगा 3। ग्रेट। इसके बाद ये वाला खत्म हो गया, इसके साथ साथ आई इक्वल टू 3 जो था वो भी हट गया। अब इस वाले लोकल स्कोप में ये वाला प्रिंटफ क्या देखेगा, अपने लोकल स्कोप में इस वाले ब्रैकेट में अंदर, तो ये देखेगा आई इज 2, तो ये मेरे को कितना देगा 2। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट भी खत्म, ये सब खत्म, तो आई इक्वल टू 2 की लाइफ भी क्या हो गई, खत्म। अब वो इस वाले ब्रैकेट के अंदर जाएगा, इसके अंदर अब ये लास्ट प्रिंटफ जाएगा अपने लोकल स्कोप के अंदर। इसका लोकल स्कोप ये पूरा मेन फंक्शन ही है ये, क्योंकि ये इस यहाँ से यहाँ तक है, तो ये देगा 3 2। उसके बाद जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ, आई इक्वल टू 1 की लाइफ भी खत्म हो गई। आंसर इज 2, ठीक है। उसके बाद ये वही चीजें हैं, 3 2 1 क्यों आया, ये रीजन है उसका। उसके बाद आते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास के अंदर। इसके आगे है तो सही ना, हाँ है यार, मैं भूल गया शायद इसमें स्टैटिक स्टोरेज क्लास लगाना, चलो मैं अलग से बता दूंगा। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होती है, जैसे अभी मैंने बताया था, अभी एक डायग्राम दिखाया था उसमें रजिस्टर्स थे, शायद होगा अभी भी। हाँ, तो जैसे वो मेमोरी में स्टोर होते थे उसके सारे वैल्यूज, इसकी सारी वैल्यूज रजिस्टर्स में स्टोर होती है। फायदा क्या होता है पूछोगे तो फायदा ये होता है रजिस्टर्स बहुत फास्ट होते हैं, तो बहुत जल्दी एक्सेस अगर मेरे को कोई वेरिएबल करना है तो वो मैं रजिस्टर के अंदर डाल दूंगा। यूज कम करते हैं लेकिन ठीक है, मतलब करना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप के अंदर जो आई है, फॉर के अंदर आई अगर मेरे को बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी बुलाना है, तो इसको मैं स्टैटिक में डाल सकता हूँ, तो बहुत जल्दी एक्सेस होगा। इससे टाइम कम लगता है, टाइम बहुत जल्दी हो जाता है कंप्यूटर कंपाइलर में। ओके, तो स्टोरेज इसका सीपीयू रजिस्टर्स हो गए। एक चीज और याद रखना, स्टोरेज का ये 2 बाइट का ही रखता है, तो जनरली हम रखते ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्योंकि रजिस्टर जो होते हैं वो जनरली 2 बाइट के ही रखवाते हैं अपने पास। तो आजकल के सारे टिपिकल आर्किटेक्चर में 4 बाइट का इंटीजर होता है, तो दिक्कत हो जाती है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी रख लेगा कभी कभी नहीं रखेगा, तो वो दिक्कत हो जाती है। डिफॉल्ट वैल्यू इनकी भी गार्बेज वैल्यू होती है, मतलब अगर तुमने कुछ स्टैटिक या रजिस्टर लिख के कर दिया। अच्छा, इनका इनिशियलाइजेशन भी नहीं बताया ना मैंने, मैं भूल गया हूँ। चलो लास्ट में इनिशियलाइजेशन सबका एक साथ ही बता दूंगा। अगर तुमने किसी को रजिस्टर के अंदर डाल रखा है और उसके बाद तुम उसको खाली ऐसी एक्स, लेट्स से एक्स था, तो एक्स को फिर तुम नॉर्मली प्रिंट करा देते हो, तो ये भी कोई गार्बेज वैल्यू देगा, लेट्स से 6 2 8 7 9। स्कोप जो है इनका भी लोकल रहता है, वेरिएबल डिफाइन और टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द ब्लॉक। ये दोनों चीजें सेम है, मतलब बेसिकली रजिस्टर स्टोरेज क्लास और ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ ही सेम है, बस सीन ये है ये बहुत जल्दी एक्सेस हो जाते हैं और ये सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। ग्रेट, उसमें इतना ही था। एक मिनट मैं वो देख देता हूँ जरा समझ लें। अबे यार मैं स्टैटिक डालना भूल गया हूँ। चलो पहले मैं एक बार वो कर देता हूँ, ऑटोमेटिक को अगर तुम्हें स्टोर करवाना है ना स्टोर, या तो तुम डायरेक्टली इंट आई लिख लो, लेट्स से कोई इंट एक्स लिख लो, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक में स्टोर हो जाएगा। और अगर तुम्हें स्पेसिफिकली लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, सिंटेक्स ऐसा है इसका, ऑटो इंट एक्स, तो ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं रजिस्टर्स के लिए देखूं तो रजिस्टर्स को अगर तुम्हें कहीं पे डालना है तो उसके लिए तुम्हें अलग से लिखना पड़ता है रजिस्टर, रजिस्टर इंट एक्स। तो इससे ये जो तुम्हारा स्टोरेज क्लास, तो ये जो एक्स है ये रजिस्टर में चले जाएगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है, रजिस्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और रजिस्टर्स कंप्यूटर में और भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वर्क कर रहे होते हैं, तो ऐसा बहुत 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 हाईली पॉसिबल है कि
किसी टाइम पे हमने रजिस्टर इंट एक्स लिख तो दिया, लेकिन उस टाइम पे कोई भी रजिस्टर खाली नहीं है, सबके सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेट्स से कोई प्रोग्राम ओपन कर रहा है, तुमने गाने सुन रहे हो, तो कोई गाना में काम कर रहा है, उसका डेटा ले रहा है, तो ये खाली नहीं है। उस केस में एरर नहीं देगा ये, उस केस में एरर नहीं देगा। उस केस में ये बाय डिफॉल्ट रजिस्टर वाला जो है ये ऑटोमेटिक में स्टोर कर देगा इसको। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी रजिस्टर्स खाली नहीं होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जब भी रजिस्टर्स खाली नहीं होते हैं वो ऑटोमेटिक में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है जनरली, मतलब होता ही यार, एक प्रोग्राम में अगर तुमने बहुत ज्यादा रजिस्टर डाल लगा इनसे तो पहले बहुत ऐसा परमिशन बहुत ले बार लेंगे होगा ना, कि तुमने तो लिखा मतलब अलाउ रजिस्टर है कर सकते हैं लेकिन वो जा ऑटो में रहा है। आने के लिए। ठीक है, ये कुछ इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है उसकी। ग्रेट। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले एक्सटर्नल समझा देता हूँ, इसके बाद स्टैटिक पे आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने स्टैटिक का शायद इसमें डालना भूल गया हूँ आई गेस। हाँ, मैं स्टैटिक डालना भूल गया, तो मैं बता दूंगा अभी। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या होती है, हमने दो देखी अभी तक, ऑटोमेटिक और रजिस्टर। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को ना तुम ग्लोबल वेरिएबल बोल सकते हो। एक काम करो, ग्लोबल वेरिएबल्स पूरा पूरा काम सेम होता है दोनों का ऑलमोस्ट। तो स्टोरेज इनकी कहाँ होती है, मेमोरी जो डायग्राम था उसमें जहाँ पे मेमोरी होती है वो वहाँ पे स्टोर होता है। डिफॉल्ट वैल्यू इनकी 0 होती है, और ग्लोबल वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 होती है। अगर तुमने प्रोग्राम के बाहर इंट आई ऐसे ही छोड़ दिया है तो आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है। बाकी इन दोनों की क्या थी, इन दोनों की थी गार्बेज वैल्यू, और इसकी क्या होती है 0। इसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल। ग्लोबल मतलब तुम पूरे फंक्शन में कहीं भी इनको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइफ, इनकी लाइफ होती है जब तक तुम मतलब जब तक प्रोग्राम चल रहा है, जब तक पूरा प्रोग्राम चल रहा है तब तक इनकी लाइफ है। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद ये गायब होंगे यहाँ से। ठीक है, तो और तो कुछ था नहीं। और इसको, हाँ, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, इसके आगे लिखना पड़ता है एक्सटर्न, एक्सटर्न इंट वाई। अगर तुम किसी लोकल के अंदर, अगर तुमने बाहर ग्लोबली लिख रखा है इंट वाई, तो ये सेम काम करेगा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की जैसे। ठीक है, ये दोनों तो चीज हो गई एक्सटर्नल का। एक लास्ट बच रहा है, उसको देख लेते हैं, वो है हमारा पहले, उससे पहले एक ये प्रोग्राम शायद आई गेस, ये क्या था, इंट एक्स। हाँ, ये वही है, मतलब ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को डिफाइन कर रहा है कि एक्स यहाँ पे को 10 है, अब दो जगह पे यूज हो रहा है, तो और यहाँ पे को भी इंट एक्स है, तो ये पहले ये वाला प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा 20, और ये वाला एक्स के लिए वैल्यू कितनी होगी 10, क्योंकि ये अपने लोकल स्कोप में देखेगा, लोकल स्कोप में एक्स है नहीं, तो ये जाएगा ग्लोबल वाले के पास, तो ग्लोबल की वैल्यू 10 थी। और ये वाला क्या करेगा, ये अपने लोकल स्कोप में देखेगा 20 है, तो एक्स ने वैल्यू 20 दे दी। ठीक है, तो इसका आउटपुट कुछ इस टाइप से आएगा 2010, यहाँ पे को लिख रखा है। उसके बाद चलो, एक से पहले एक चीज, एक लास्ट बच रहा है स्टैटिक स्टोरेज क्लास, उसको भी देख लेते हैं। स्टैटिक स्टोरेज क्लास, सबसे पहले स्टोरेज, इनकी स्टोरेज होती है मेमोरी। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। जैसे ये दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम थे ऑटोमेटिक और रजिस्टर, वैसे ही ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। कहीं कहीं पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वो चेंजेस आई डोंट नो अगर दिख रही हैं बहुत ज्यादा तो। चलो, डिफॉल्ट वैल्यू 0, इसका स्कोप ही है जो डिफरेंट है बस। इसका स्कोप होता है लोकल टू द ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड। अब वो चलो देख लेता हूँ, वेयर इट इज डिफाइंड। ग्रेट। अब इनकी लाइफ का क्या सीन होता है, इनकी लाइफ में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। इसके लिए होता है जब, चलो मैं लिख रहा हूँ पहले, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल exists
between different function calls। इसका मतलब लेट्स से मेन के अंदर मैंने एक स्टैटिक को एक्सप्लेन और एक चीज मतलब मैंने एक स्टैटिक डिफाइन करा था, स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया था इंक्रीमेंट लेट्स से, या INCR इंक्रीमेंट जो भी है इसको ले लो, और इसके अंदर मैं आई की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। लेट्स से आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया मैंने। तो जब मैं वापस फंक्शन में आऊँगा तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है ये मेंटेन रहती है, तो इसके अंदर 1 ही प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं फिर से प्रिंट करना चाहूँ तो मतलब बेसिकली यार इसको ना एक काम करो, अगर तुम्हें ऐसे ऐसे कंफ्यूजन हो रहा तो इतना समझ लो कि डिफरेंट फंक्शन कॉल्स जब हो रही होती है ना किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन कॉल में, तो इसकी लाइफ परसिस्ट करती है। मतलब ऐसा जैसे बाकी के केस में तो क्या हो रहा था कि अगर मैं नॉर्मल इंट आई लिखूं या ऑटो इंट आई लिखूं आई इज इक्वल टू 0 और इसके बाद कोई मैंने दूसरा फंक्शन बुला लिया, तो उस केस में आई इज इक्वल टू 0 खत्म है, आई इज इक्वल टू 0 खत्म हो गया। जब तक वापस फंक्शन इसके अंदर नहीं आया तब तक आई इक्वल टू 0 कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा इसके स्टैटिक के अंदर नहीं होता। स्टैटिक के अंदर जो वैल्यू है आई इंट आई इज इक्वल टू 0 वो दूसरे फंक्शन कॉल में भी एग्जिस्ट कर ही रही है, इसमें कुछ वो नहीं हो रहा है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस था और कुछ नहीं था, बस इतना ही है स्टैटिक स्टोरेज क्लास भी। और हाँ इसका वो क्या होता है, शो कैसे करते हैं इसको, स्टैटिक इंट आई ये होता है। और बाय डिफॉल्ट ये कहीं स्टोर मतलब ऐसा वो नहीं है कि मतलब लेट्स से स्टैटिक कभी फुल है, स्टैटिक कभी फुल हो ही नहीं सकता है, इसका स्टोरेज होता कहाँ है, मेमोरी में। अगर मेमोरी कभी फुल हो गई तो प्रोग्राम ही क्रैश कर जाएगा, तो वो कभी होगा नहीं। लेकिन रजिस्टर्स फुल हो गए तो मैं प्रोग्राम क्रैश नहीं करता, इसलिए रजिस्टर्स के लिए बाय डिफॉल्ट ऑटो में स्टोर हो जाते हो। ठीक है, और ये क्या है, हाँ इसको देख लो, ऑटो वेरिएबल डिफाइन फंक्शन क्रिएटेड इन द स्टैक। हाँ ऑटो वेरिएबल जो होते हैं वो मैंने कल बताया था, अब अगर किसी ने नहीं देखा तो आई गेस उसको तो दिक्कत हो सकती है, एक बार फिर से बताता हूँ। जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, हम उसको उसने दो बोल सकते, मतलब होते तो चार हैं बेसिकली, मेजर जो होते हैं वो होते हैं एक दो, क्या कौन कौन से, स्टैक्स एंड हीप। हीप तुम सोचो अभी कुछ होता ही नहीं है, लेकिन स्टैक तो ऑटो वेरिएबल जो भी होते हैं सारे स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, स्टैटिक क्या होता है, inside the function defined as static that they do not get created on the stack। मतलब ये जो वो जो static variables होते हैं ये stack के अंदर नहीं जाते हैं, एक अलग से मेमोरी में वो होता है, उसको बोलते हैं डेटा सेगमेंट। इनके अंदर स्टोर होते हैं सारे के सारे। ठीक है, ये याद बस एक नाम थोड़ा सा मेरे को लगा कि मे भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ये ओके दैट्स ग्रेट, हो गया ना, बस इतना ही है डेटा टाइप डिवीजन। मेजर जो था वो था पहले ऊपर कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो और ये सारी चीजें। ग्रेट, तो इसको मैं लीव कर रहा हूँ। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो फिर, अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। नहीं है, चलो ठीक है। तो अब वही मैंने टॉपिक कौन से किस ऑर्डर में बोला था, कोई बताएगा, मैं भूल ही गया क्योंकि स्ट्रिंग यार स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से पहले एक काम करते हैं, एरेज। एरेज मैंने कल बता दिया था, तो अब उसको दोबारा तो क्या ही बताऊं मैं, एक बार टू 2D एरे को समझाना पहले, स्ट्रिंग से पहले एक बार मैं 2D एरेज बता देता हूँ। हाँ 2D एरेज के बाद स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 2D एरेज में सीन क्या होता है, एक छोटी सी चीज, एक इसमें एक चीज है कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं और ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं, और लास्ट में फंक्शंस को कैसे भेजा जाता है इनको, मतलब अलग अलग फंक्शंस में हम किसको कैसे भेज सकते हैं। तो ये तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2D एरेज। 2D एरे सबसे पहले जो नॉर्मल एरे होता है उसको देखते हैं। नॉर्मल एरे ये होता है ऐसा सा कुछ, ऐसा सा कुछ कुछ होता है। लेट्स से 1 2 3 4, ये 0 1 2 3
और यहाँ पॉइंटर आते हैं ना सबको, क्योंकि कल मैंने जो पॉइंटर्स का बताया था उसका यूज होने वाला है अच्छा खासा। चलो ठीक है, तो ये 100, इसका एड्रेस है 100, इसका होगा 104, इसका 108, इसका 112, ठीक है, ये एड्रेसेस हैं इन सबके। ठीक हो गया। तो हम नॉर्मली अगर हम लिखते हैं, लेट्स से ये इसका जो नाम है वो ARR है, ARR ऑफ 4 था ये। तो अगर मैं लिख रहा हूँ ARR, तो ये मेरे को वैल्यू देता है 100, मतलब ये एड्रेस देगा मेरे को, बेस एड्रेस। और मैंने जो हमने कल देखा था कि ARR ऑफ 0 लिखते हैं, तो दिस इज सेम एज एस्ट्रिक ARR प्लस 0, ऐसी ARR 1 इज सेम एज एस्ट्रिक ARR प्लस 1। ठीक है, हम तो ये वैल्यूज कितनी दे देगा हमें, 2, ये दे देगा 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 2D एरेज में सीन क्या हो जाता है, बनाया गया, हाँ बना दिया, बहुत बढ़िया। तो 2D एरेज में सीन क्या होता है, हमने लेट्स से 2D एरे डिफाइन करा, लेट्स से इसको मैं डाल देता हूँ 3x3 का। वन टू थ्री, ये मैंने जानबूझ के लिखा है ऐसा, क्योंकि मैं ये दिखा रहा था कि तुम ऐसे भी शो कर सकते हो, और अगर तुम्हें ऐसे इनिशियलाइज नहीं करना, तुम ऐसे भी कर सकते हो। 3x3 का इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो अपने आप ही पहले के 3 उठाएगा, वो अभी कैसे उठाएगा वो भी देखते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको पहले मैट्रिक्स में शो करते हैं हम, क्योंकि 2D एरेज को जनरली मैट्रिक्स में शो करते हैं। यार सुन, हाँ मेरे को ना अभी जाना पड़ेगा, तो भव्यम जरा दूसरा मीटिंग लिंक बना देगा क्या? अरे जो आया था वही, जो सेकंड में आया था वही अपने आप बन जाएगा शायद। अब नहीं बनते शायद। अच्छा ऐसा, हम्म। ट्राई करते हैं, क्या करना है फिर। हाँ हाँ तो दूसरे तो दूसरे लिंक बना दे भव्यम, और वो मैं A2 न्यूज़ पे भी डाल देता हूँ, और A1 पे भी जतिन ये डाल देता हूँ, और यहाँ वालों के लिए यहीं चैट बॉक्स में दे दिया लिंक। आ गए क्या वहाँ के, वहाँ वाले सारे। चल ठीक है, चल ठीक है। क्या कर रहे थे हम, हाँ तो मैं अब क्या कर रहा था, हाँ तो हम पहले इसको 2D एरेज को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो ये ऐसा सा कुछ आएगा, 1 0 4 5 6 7 8 9, इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से A। तो हमने 10वीं में पढ़ा था कि अगर मेरे को ये 1 एक्सेस करना है तो हम कैसे लिखते थे, A11। तो मैं देखूँ तो इसको 1 2 3 और 1 2 3, तो A11 मेरे को क्या देगा 1, A12 मेरे को क्या देगा 2, है ना, ऐसे ऐसे करते थे हम।
सेम काम इसमें होता है, बस इसमें शुरू हो जाता है 0 से इंडेक्सिंग, तो ये 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 0, ये 1, ये 2। दैट्स ग्रेट। नाउ अब देखते हैं, ये तो हमने बनाया कि हम ऐसे मैट्रिक्स में स्टोर कर रहे हैं। मेमोरी ऐसे मैट्रिक्स में स्टोर नहीं करती, तो मेमोरी को स्टोर कराने के लिए बेसिक सा आइडिया दिया जाए तो 1D अरेज के जैसे ही करते हैं हम। ये बस शो कैसे करेगा, 1 2 3, सबसे पहले वो 0th इंडेक्स पे वो देखेगा कि अच्छा ठीक है 3 का बनाना है, तो 3 रोज आ जाएंगी यहाँ पे को विद इंडेक्स, तो ये 3 कॉलम्स विद द इंडेक्स 0 1 2, ये 0 आ गया, 1 2 1 2 3, यहाँ से आके 1 2 3, यहाँ से आगे 2 0 1 2। तो मेमोरी में इस टाइप से स्टोरेज होगा। कैसे, क्या देखा इसने देखा 3, तो इसने बोला कि 3 के ब्लॉक बनाने हैं। कितने, हर एक ब्लॉक के अंदर 3 और ब्लॉक होने चाहिए, तो उसने क्या करा, 3 ब्लॉक यहाँ पे को रख दिए विद द वैल्यूज। अब इसकी वैल्यूज भी डाल देते हैं कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेमोरी के अंदर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं ऐसे करना चाहूँ ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करना चाहूँ ऐसे करूंगा, वो मर्जी है, ठीक है। तो ये तो था मेन चीज। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी हमने क्या बोला, ARR, लेट्स से ARR ऑफ 4 जो था, ये कैसा था, 1 2 3 4, लेट्स से ये 1 2 3 4, एड्रेस है 100 104 108 112, तो ARR मेरे को दे रहा था 100। अब जरा पीछे आओ, ये बता, ये देखें, अगर हम लेट्स से इसका एड्रेस है, इस वाले ये 0th इंडेक्स वाले का है 100, इसका कितना होगा 104, इसका होगा 108, इसका होगा 112, चार क्या एक्चुअल में 116, इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं, 4 5 6 4 10 120 124 128 अच्छा 12 132। ग्रेट। तो अब एक बार बताओ, जैसे पीछे अगला इसमें देखा जाए तो ARR ने मेरे को बेस एड्रेस दिया था, मतलब ARR ऑफ 0th वाले का एड्रेस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे को लिखूं ARR ऑफ 0, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा 100, है कि नहीं, 100 देगा, 0 एलिमेंट वाले का, यानी कि 1 का एड्रेस, 1 का एड्रेस कितना है 100, ठीक हो गया। अब अगर मैं लिखता ARR ऑफ 0, ये कितना देता, ये भी तो मेरे को 100 ही देता, क्योंकि अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको लेट से x बोल रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैं x बोल देता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से बोल देगा x ऑफ 0, और मैंने लिखा क्या है x, और हमने कल क्या देखा था कि अगर हम किसी एरे का खाली नाम लिख देते हैं तो वो मेरे को क्या देता है, उसका बेस एड्रेस। तो इसने क्या दे दिया मेरे को 100, इसने मेरे को इसका बेस एड्रेस दे दिया ARR ऑफ 0 को। मगर कैच कहाँ आया, अगर मैं केवल ARR लिखता इस केस में, स्टिल मेरे को आंसर आउटपुट में क्या मिलता 100। ये हुआ क्यों, क्योंकि देखो दिक्कत अभी क्या है कि 100 आया, 100 क्यों आया, बेस एड्रेस देना है, इसने क्या बोला मेरे को बेस एड्रेस देना है, बेस एड्रेस देना किसका है, ARR ऑफ 0 का, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का, वो अभी इसको कंसिडर ही नहीं करेगा, वो खाली इसको देखेगा। तो मेरे को एड्रेस देना है ARR ऑफ 0 का, ARR ऑफ 0 का बेस एड्रेस है कितना एक्चुअल में, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 100 से ही तो स्टार्ट हो रहा है, तो एक्चुअल में ये भी कितना देगा 100, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे 2D अरे में थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ARR ऑफ 0 ये मेरे को देगा तुम्हारा 100, लेकिन ARR भी मेरे को कितना देगा 100। तो डिफरेंस क्या हुआ, अब कोई पूछेगा कि भाई डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस आएगा, पहले इसको देखो, डिफरेंस फिर समझते हैं। ARR क्या था 100, ये समझ आ गया। ARR +1 क्या करेगा 104, क्योंकि इंटीजर पॉइंटर है, वो इंटीजर पॉइंटर है तो +1 करके 4 बाइट का दे देगा, ठीक है।
यहाँ पे को इसको थोड़ा नए पेज में बनाए इसको, यार ये कॉपी नहीं होता, चलो इसी में डाल देता हूँ। तो अगर मैं लिखूं ARR 0, ये तो मेरे को दे रहा है 100, ग्रेट। अगर मैंने इसको बोल दो, लेट्स से मैंने कर रखा है int p इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, ये मतलब ये वो था कि इंटीजर पॉइंट, ये एक पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर होगा जो मतलब इसके अंदर इंटीजर पॉइंटर की वैल्यूज स्टोर होंगी। तो p के अंदर कितना है 100, ठीक हो गया। अगर मैं p प्लस प्लस करूँ, अगर मैं p प्लस प्लस करूँ तो ये मेरे को आंसर वैल्यू देगा 104। ये तो समझ में आता है, क्यों? क्योंकि 4 बाइट का इंटीजर है तो 4 आगे चल जाएगा, ठीक है। सेम काम, इसका मतलब क्या है ARR और 0 प्लस प्लस, मैं अब ये करते नहीं है लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो ये 104 दे रहा है, ठीक है। अगर मैंने करा ARR प्लस प्लस, ARR कितना दे रहा था? ARR भी 100 दे रहा था। अगर मैं करूँ ARR प्लस प्लस तो इंट्यूटिवली तो हम ये बोलेंगे कि 104 देना चाहिए, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी ARR की वो होगी 112। ये हुआ क्यों? नाइस क्वेश्चन। तो हुआ क्यों है? अरे इधर मेरे को डाउट है, ये int asterisk p इज इक्वल्स टू ARR ही होना चाहिए ना, वो ब्रैकेट में 0 डालेंगे तो। नहीं, क्यों? वो मैं आ रहा हूँ उस वाले पे भी। इंट एस्ट्रिक पी क्या करता है? इंटीजर पॉइंटर स्टोर करता है ना? हाँ इंटीजर पॉइंटर स्टोर करता है, इंटीजर हाँ पॉइंटर। लेकिन जो अगर मैं ARR डालूंगा ना, ये इंटीजर पॉइंटर नहीं है, इसके अंदर वैल्यू 100 स्टोर पक्का हुई है, लेकिन इसके अंदर ये जो 100 है ना, ये पॉइंटर टू एरे है, ना कि पॉइंटर टू इंटीजर। तो अगर तू इंटीजर p को अगर तू 100 भी डाल देगा, एक बार करके देख, अभी करके देख ले, अगर स्टोर हो रहा है तो देव C++ में मे भी हो जाता होगा। अगर उबंटू यूज करता है कोई, तो मैं अभी उबंटू में हूँ नहीं, तो अगर कोई उसमें करता है देव C++ में, आई थिंक होता है, लेकिन नहीं भी हो सकता उसमें आइडियली में। तुम्हें अगर स्टोर करना है तो तुम्हें डबल एस्ट्रिक लगाना पड़ता है, उसके बाद ओके। तुम स्टोर करते हो। और ARR और 0 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये भी मेरे को एड्रेस ही दे रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये पहला रो दे रहा है ऐसा? ये एड्रेस दे रहा है फर्स्ट वाले एलिमेंट का, क्योंकि ये देखो ARR ऑफ 0 क्या देता होता मेरे को? 1। हाँ 1 दे रहा है। ओ समझ गया समझ गया। ठीक है, वो 1D के साथ थोड़ा हो गया ऐसा। हाँ वो 1D के साथ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आएगा इसमें। इसके ये और ये दोनों सेम नहीं है, मतलब सॉरी ये तो सेम है, मतलब ये और पीछे वाला मान लो वो सेम नहीं है, ठीक है। तो ARR प्लस, मैं कहाँ पे था? हाँ मैं था ARR प्लस प्लस 104 क्यों नहीं दे रहा, 112 ही क्यों दे रहा है? इसको मिटाओ जरा, ग्रेट। वो क्या रहा है, ARR ने मेरे को भले ही वो दिया था 100 एड्रेस दिया था, लेकिन उसने जो ये एड्रेस दिया था ना, ये एड्रेस उसने इन वाले इंडेक्सेस का दिया था, ये 012 वाले, ये वाले इंडेक्सेस का नहीं दिया था उसने मेरे को एड्रेस। क्योंकि ARR मेरे को बोलेगा जो ARR ऑफ 0 था उसके फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स दे दे। अब कोइंसिडेंटली उसका एड्रेस, दोनों का एड्रेस अभी के लिए सेम है, तब सेम ये हो गया। फिर ARR प्लस प्लस जब मैंने करा तो ये बोल रहा है कि ARR ऑफ 1 का एड्रेस मेरे को दे देना। अब ARR ऑफ 1 क्या है? ये वाला ब्लॉक है, ये पूरा चंक है। अलग से बना के दिखाऊं अगर मैं, तो मैं बोलूंगा कि ये पूरा चंक 4 5 6, हाँ ARR 0 प्लस प्लस अगर मैं करूं तो ये मेरे को 104 दे देगा। ये बोलेगा, ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा ARR ऑफ 0 ऑफ 1 का मेरे को एड्रेस दे दे, तो ये मेरे को 104 दे देगा, ठीक है। 100 तो ये इस वाले ने बोला क्या? इस वाले ने बोला कि ये जो ब्लॉक है इसका बेस एड्रेस दे मेरे को। इसका बेस एड्रेस क्या था?
112 से स्टार्ट है ये, यहाँ पे को देखो ये 112 116 120 116 120, तो तब इसने मेरे को आंसर कितना दिया है 112। ठीक है, ऐसी अगर मैं लिखूं ARR इज इक्वल टू ARR प्लस 2, तो ये क्या बोल देगा, ये बोलेगा 2 से तो इंक्रीमेंट करना है। अब हाँ ये अभी आगे देखते हैं, तो ये क्या बोले बेसिकली, अगर मैं देखा जाए तो मैं ये इसको कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ। ये बोल रहा है ARR ऑफ किसका 2 का एड्रेस दे दे मेरे को, ARR ऑफ 2 का एड्रेस कितना आएगा, बेस एड्रेस कितना आएगा, ये 124, मतलब इसको तो मैं ऐसे देखो चंक में, चंक के अंदर कितना है 7 8 9, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है 124 से, 128 और 132, तो ये 124 इसने वैल्यू यहाँ उठा के यहाँ पर रख दी। ठीक है, अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, ना फिर आगे चलते हैं। इसको नहीं है, आई गेस नॉट। जो एरे ऑफ पॉइंटर्स होती है वो भी तो ये 2D एरे ही होती है ना एक तरह से। एरे ऑफ पॉइंटर, हाँ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर्स 2D एरे तो नहीं बोलूंगा, एरे ऑफ पॉइंटर्स तो 1D एरे हो गई। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक बेसिकली नंबर है, तू एक एरे बना नहीं रहा है तो जो पॉइंटर है मान ले वो एक एरे को पॉइंट कर रहे हैं। तो उससे क्या, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पॉइंटर तो पॉइंटर के अंदर तो हम खाली एक वैल्यू रख रहे हैं, लेट्स से ये एक एरे ऑफ, रुक जा हटाने दे थोड़ा सा, तूने एक एरे ऑफ पॉइंटर बनाया है, ये पूरा एक एरे ऑफ पॉइंटर है ये, लेकिन है तो 1D एरे, क्योंकि इसके अंदर पहले एरे के अंदर तूने 100 डाल दिया, अगला एरे के अंदर तू पॉइंटर बोला लेट्स से 65 फॉर एग्जांपल, अगला एरे के अंदर तूने बना दिया 932, उसके बाद अलग से और बना रहा है। अगर तेरे को किसी एरे 2D एरे ऑफ पॉइंटर, तो मतलब नहीं, मतलब इसमें 2D एरे बनेगा नहीं ना, क्योंकि 2D एरे बनने को तो बन जाएगा लेकिन फायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि पॉइंटर तो हम वैसे ही एक बना रहे हैं, हम जनरली पॉइंटर एक ही रखते हैं। फिर पॉइंटर टू एन एरे ऑफ पॉइंटर्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि बहुत सारे एरेज को हम मल्टीपली एक्सेस कर सकें। लेट्स से कोई लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, हमें लिंक लिस्ट बिना स्ट्रक्चर बनाए करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स, ताकि हम एक्सेस कर पाए हर एक एलिमेंट के पॉइंटर को। तो वो 1D एरे होता है, लेकिन वो 2D एरे नहीं हो पाता। अच्छा तेरा डाउट समझने क्लियर हुआ, या रुक जाओ मैं रुक जाओ और सोचने दे कैसे समझा। मतलब ये जब अपन वो स्ट्रिंग अपन वो इनिशियलाइज करते हैं तो अपन एक चार का पॉइंटर इनिशियलाइज करते हैं ना। अभी स्ट्रिंग से अगर तू ये बोल रहा है कि लेट्स से कैर स्टार एक्स, रुक जा, हाँ तो स्टार बना ले, स्टार बना के अगर तू स्टार बना के अगर यहाँ पे को कुछ लिखना चाह रहा है तो वो तो लिख सकता है। हाँ लेकिन तो ये अब 1D एरे, ये पॉइंटर, हाँ ये चार स्टार एक पॉइंटर है। हाँ ये दोनों सेम चीजें हैं। हाँ अब वो चार स्टार एक पॉइंटर है ना। कैर 4 नहीं कैर, कैर स्टार एक पॉइंटर है, ठीक है। हाँ अब ये पॉइंटर एक एरे को वो कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो ये इसके अब अंदर अब केवल एक मैंने ये नहीं, ये एरे को हाँ पॉइंट, ये एरेस को पॉइंट नहीं करता। ये एक बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जो हाँ एरे हाँ 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 एरे के फर्स्ट हाँ एलिमेंट को पॉइंट करेगा। हाँ बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो एरे भी तो हाँ यही करती है, बेस एड्रेस को पॉइंट करती है। तो ये एक बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब मैंने हाँ ऐसे बहुत सारे चार स्टार एक और कैरेक्टर एरे में वो स्टोर कर लिए, तो वो एरे ऑफ पॉइंटर्स हो गई, और वो ईच पॉइंटर एक और एरे को वो पॉइंट कर रहा है, तो एसेंशियली 2D एरे नहीं हो गई क्या? लेकिन एक बार बता, कैर एस्ट्रिक एक्स तूने क्यों लिखा, क्योंकि तेरे को कोई नेम लिखना था यहाँ पे, को पूरा एक वो बनाना था, कोई बड़ी सी स्ट्रिंग बनानी थी तेरे को, NAME इस टाइप से। अगर तेरे को नॉर्मल एक कैरेक्टर डालना होता, कैरेक्टर x इज इक्वल टू लेट्स से c, तो इस केस में तो कुछ है ही नहीं। अगर इस केस में भी लेकिन तू पॉइंटर निकाल सकता है, कैर एस्ट्रिक लेट्स से p इज इक्वल टू तूने डाल दिया %x, तो ये तो केवल एक पॉइंटर हाँ को इसको पॉइंट ये करता है। वाली तो एक पॉइंटर हो गई, बट वो एक हाँ तो तरह से ये हाँ ये वाले के इस वाले कंडीशंस में, क्योंकि नेम खुद एक एरे है, मतलब स्ट्रिंग्स जो होती हैं, स्ट्रिंग्स खुद एक एरे होती हैं, तो इसके अगर पॉइंटर को हम किसी और एरेज में करेंगे तब तो बोल सकते हैं कि हाँ वो पॉइंटर एरे ऑफ पॉइंटर्स है, तब वो 2D एरेज है।
मतलब लेट्स से, तो उसका मतलब बेसिकली मतलब ये है कि अगर तुम मल्टीपल कैरेक्टर, तो ये बोल रहा ना कुछ कैर एस्ट्रिक एक्स और मैं ऐसा लिख दूं, तो ये 2D एरे है, क्योंकि एक एस्ट्रिक है और ये दो एक तरह से ये पूरा 2D एरे है ना। हम्म। लेकिन ये है क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने नेम स्टोर कर रखा है जो खुद एक एरे है, मतलब कोई एक स्ट्रिंग इनपुट करा के स्ट्रिंग खुद एक एरे है, इसकी वजह से ऐसा आया। अगर लेकिन इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर कोई एरे थोड़ी है। इंटीजर तो कर सकते हैं ऐसा अपन, जैसे मान ले एक मैंने एक इंट स्टार एरे डिक्लेयर की और उसके अंदर दूसरे एरेस के नाम स्टोर कर लिया, और वो नाम होते हैं अपन को पता है कि वो बेस एड्रेस होते हैं नाम एरे के, तो वो क्या कहते हैं, वो भी तो एक 2D एरे हो गई। तो वो तो हम इस तब कर रहे हैं ना जब हम एरेस के पकड़ रहे हैं। एरेस के अगर बेस पॉइंटर्स को पकड़ के हम दूसरी जगह पे कोई एक एरे के अंदर स्टोर करा रहे हैं, तब तो बोल सकता है कि हाँ वो एरे ऑफ पॉइंटर्स, मतलब एरे ऑफ पॉइंटर्स, वो पॉइंटर 2D एरेस बन जाएंगे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर मैं नॉर्मल इस वाले को उठाऊं तो इस हाँ केस में वो सेम नहीं तो, होगा। हाँ हाँ वो ठीक है, वो बात सही है। ठीक है, जिनको समझ नहीं आया कुछ नहीं, छोड़ सकते हो, कुछ उतना बड़ी चीज नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। मैं क्या बता रहा था, वो भव्य क्या बता रहा था मैं? तू बता रहा था पॉइंटर कि एरे का जो नाम होता है वो रो को होल्ड करता है, और जो हाँ नाम ठीक है, ब्रैकेट। वो तो हो गया खैर। मतलब अगर किसी को डाउट है, मतलब वो समझ में आ गया ना, ARR प्लस प्लस मेरे को 112 क्यों दे रहा है, और ARR ऑफ 0 मेरे को 1, मतलब ARR प्लस प्लस इसको मैं करूँ तो 104 क्यों दे रहा है। तो ये अगर समझ में आ गया तो फिर इतना ही है। फिर इसके बाद फंक्शन कॉल्स पे चले जाते हैं सीधा, कि मतलब फंक्शन कॉल कैसे करवानी होती है तो मैं एरेस में। ठीक है, तो मैं आगे जा रहा हूँ फिर। टॉपिक वाले चल रहे हैं, तो देख लेते हैं। फंक्शन कॉल्स में क्या होता है, जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल्स अगर हमें करनी होती है तो वो कल देखा था हमने कि लेट्स से मेरे को प्रिंट, एक फंक्शन बनाया मैंने इसके। हाँ यार, मैं कल एक चीज बताना भूल गया था सबको, वो कुछ वो नहीं है लेकिन मतलब कर सकते हो तुम। लेट्स से मैंने एक इंट ARR ऑफ 4 दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसके अंदर मैं बुला रहा हूँ प्रिंट %, ARR ऑफ, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। ARR ठीक है, प्रिंट इंट एस्ट्रिक एक्स, इसके अंदर मैं कर दे रहा हूँ I is equal to 0, I less than 4, I plus plus %d और एस्ट्रिक, अगर एस्ट्रिक चले आ रहे जल्दी जल्दी करते हैं, x ऑफ i। तो ये क्या कर रहा था, ये बेसिकली मैंने क्या करा, एक फंक्शन कॉल में 1D एरे, ये 1D एरे का एड्रेस मैंने इस साइड भेज दिया, और तो फिर ये फॉर लूप लगा के मैं इसके अंदर प्रिंट करते जा रहा हूँ, और ये क्या देगा मेरे को, ये इस टाइप से जा रहा है x एस्ट्रिक x प्लस 0, मतलब एस्ट्रिक x प्लस आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे कोई जो ARR के अंदर वैल्यूज थी वो सारी प्रिंट होती जाएंगी। ये तो नॉर्मल चीज है, कल देख ली थी। इसमें मैं एक चीज बताना जो भूल गया, वो ये है कि यहाँ पे को तुम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही चीजें होती है। तुम अगर ये लिख दोगे तो कंपाइलर इसको ऐसे ही पढ़ेगा, इंट एस्ट्रिक x, ठीक है। तो बस यही बताना था, और तो कुछ नहीं। ठीक है, ये आ गया उसका 1D एरे का। 2D एरे इसको कैसे भेज सकते हैं, लेट्स से ये 2D एरे था 2x2 का, और इसके अंदर मैंने भेज दिया, और यहाँ पे को केवल इतनी लाइन नहीं आएगी। अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और ARR मैंने इसका नॉर्मल पॉइंटर भेज दिया। दो तरीके हैं, कौन कौन से, जो अभी एक तो जो अभी बताया उससे भी कर सकते हो तुम, इसी से कि इसके आगे एक और ब्रैकेट लगा लो। इससे तुम्हारा इसने क्या इनिशियलाइज कर दिया, इंट
स्टार स्टार एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो x है ये इस बार पॉइंटर नहीं, वो केवल इंटीजर पॉइंटर नहीं है, ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, पॉइंटर टू पॉइंटर। कैसे, पीछे जाओ, ये देखो ए आर आर ऑफ जीरो क्या था, ए आर आर ऑफ जीरो अगर मैं लिखूं खाली इतना तो ये मेरे को कोई एड्रेस देता था, एड्रेस देता था मतलब लेट्स से इसको मैंने पी में कहीं पे स्टोर कराया तो दिस पी इज पॉइंटर, ठीक है। अब अगर मैं ए आर आर लिख रहा हूँ खाली तो ये मेरे को क्या दे, ये मेरे को क्या बोल रहा है, ए आर आर ऑफ जीरो का एड्रेस दे दे, मतलब इस वाले का एड्रेस ये है, तो बेसिक ये तो खुद एक एड्रेस था जीरो वाले पे, कोई एक एड्रेस हो गए, ये तो अभी मैंने जीरो लिख रखा है वैसे, लेकिन एड्रेस होगा ना कोई ना कोई, तो ये ए आर आर ऑफ इस एड्रेस का भी एड्रेस यानी कि पॉइंटर का भी पॉइंटर दे मेरे को, तो ये यही बोल रहा है। आगे जाए तो अगर यहाँ पे को ये चीज जो है ये यही बोल रही है, पॉइंटर टू पॉइंटर देता है मेरे को। अरे मैं बोल रहा था कि इसमें हम ऐसे लिखते हैं ना सीधा कि ए आर आर प्लस जे और फॉर लूप में डाल दे, यार आ क्या, ए आर आर ब्रैकेट में आई प्लस जे, आई प्लस ब्रैकेट में आई प्लस जे, मतलब वो कैसे डालेगा? अरे तूने हाँ अभी तो बोला ना कि कहाँ मतलब पे? ए आर आर, अरे मतलब फॉर लूप हमें एक्सेस करना है ना सारे एलिमेंट्स विद पॉइंटर्स, वही बताना है ना कि अच्छा वो तो अभी नहीं, मैं खाली मैं अभी ये बता रहा था कि प्रिंट फंक्शन में कैसे कर सकते हो तुम लोग, फंक्शन में वो भेजोगे कैसे, आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? चल ठीक है। एक्सेस तो ठीक है, हाँ एक्सेस ऑफ तो सही बोला है, आई मतलब तो दो तरीके हैं, या तो तू पॉइंटर ही पॉइंटर अगर यूज करना है मतलब, या इसके बाद ना जब तुमने ये इनिशियलाइज कर दिया तुम इसके बाद इस फंक्शन के अंदर एक ऐसे कंसिडर कर लो कि तुमने एक पॉइंटर बना रखा है पहले से, पहले से तुमने कुछ बना के सेट करके रख दिया है बस, और इसमें कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, लेट्स से कितना था 2, यहाँ पे कोई भी 2 आएगा। अगर तुम ऐसे इनिशियलाइज कर दो तो ये जरूरी होता है, हाँ ये चीज याद रखना, ये मैं बताना भी भूल गया, ए आर आर ऑफ दिस और ए आर आर ऑफ 2, ये दोनों कॉल्स इनवैलिड है, ये एरर दे देंगी और ये दोनों चलेंगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन बोलते हैं मतलब कंपाइलर बोलता है तुम भले ही फर्स्ट वाले वैल्यू को छोड़ सकते हो, सेकंड वाली तुम्हें इनिशियलाइज करनी ही करनी है रन टाइम पे। सेकंड कॉलम होता है, रो होती है? देख ऐसे समझ, तेरा कोई कॉलम रोज वो नहीं होता, वैसे अगर तू बोलना चाहता है तो वैसे कॉलम रोज बोलते हैं हम, मतलब अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में तो डिफाइन करेगा तो रोज बोलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो रोज और कॉलम हम वो एक एरेज में स्टोर होता है ऐसे, तो तू बोलेगा कि ये 3 कंपार्टमेंट, फिर इसके बाद ये 3 कंपार्टमेंट, तो ये वाले तुम ना भी डिफाइन करो चलेगा, अंदर कितने कंपार्टमेंट बनने वाले हैं, एक इन कंपार्टमेंट्स के अंदर ये कितने कंपार्टमेंट बनने वाले हैं ये डिफाइन करना जरूरी होता है, तो इनडायरेक्टली हाँ रोज, ये रोज होती है, ठीक है। ओके तो ये इनिशियलाइज ऐसे होता है बेसिकली, तुम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर तुम इंट स्टार एक्स ऑफ 2 आई गेस ऐसे भी कर सकते हो, जनरली सब ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही करना भी, वरना खाली कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, मत करना बाकी किसी और मेथड से, ऐसे ही करना। और मुझे ये बात समझ नहीं आई यार, ये पॉइंटर टू पॉइंटर क्यों होगा? यार देख ये 101 था, छोड़ अपने आप रहता, नहीं समझ आ रही अपने आप रहता, वो कुछ जरूरी भी नहीं है, वो बताया ही भी नहीं है क्लास में, छोड़ उसको, खाली वैसे ही एक दिन बचा हुआ है अभी, वैसे ही ज्यादा सीखना नहीं है। अगर फंक्शन कॉल्स आएगी कहीं पे भी, फंक्शन कॉल ऐसे होगी, ऐसे ही होती है, स्टैंडर्ड मेथड यही है करने का, ठीक है। एक्स के बाहर एक ब्रैकेट लगा दो, इसको छोड़ देना, लेकिन इस वाले में तुम्हें पता होगा, पहले से ही पता होगा क्योंकि यहाँ पे कोई इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, तुम्हें पता होगा कि ये वाली वैल्यू कितना होने वाली है, ठीक है। तेरे को मैं अलग से बता दूंगा जिसको डाउट था, वो बाद में बता दूंगा, खाली वरना खाली बाकी के कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटीजर पॉइंटर ऐसे होता है, इसके अंदर अगर तुम्हें एक्स, इसके बाद अगर तुम्हें एक्सेस करना है कोई भी एलिमेंट, उसके बाद तुमने ये लिख ही दिया, इसको लिख दिया है, तो मतलब एक तुम ये मान लो कि प्रिंट फंक्शन के अंदर भी तुमने एक इनिशियलाइज पहले से ही कर दिया है इसको, तुम इसको फिर नॉर्मल 2D एरेज लेके सॉल्व कर सकते हो,
नॉर्मल 2D एरेज को कैसे लिखते थे, दो लूप लगाते थे। कल कल हमने देखा कि एक लेट्स से ये रोज है और ये कॉलम्स है, लेट्स से ये 0 1 2 है, ये 0 1 2 है, तो दो लूप चलेंगे। पहला लूप हम कंसिडर करेंगे वो रोज के लिए कि 3 रोज हैं, तो मैं आई की वैल्यू लेस देन 3 रखूंगा ताकि 3 बार रो चले, और इसके बाद जो अंदर वाला लूप होगा वो लूप में चलाऊंगा ताकि 3 बार चले, फिर से 3 बार के लिए। तो ये जो जे होगा अंदर वाला लूप होगा वो कॉलम्स के लिए होगा। ऐसे करना गलत नहीं होगा कभी भी, मतलब कॉलम प्रिंट करना, ठीक है। इसके बाद तुम यहाँ पे को जो भी काम है, अगर तुम्हें स्वैप करना है स्वैप करो, प्रिंट करना है प्रिंट करो, तो तुम भूलोगे। इसको ऐसे यूज करना कि पहला लूप रोज के लिए, सेकंड लूप कॉलम के लिए। तुम उल्टा भी कर सकते हो, पहला लूप कॉलम के लिए, अगला लूप उसके लिए। नहीं कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, मतलब पता नहीं, देख लेना, मतलब अगर कर पाओ तो वेरी गुड, नहीं कर पाओ तो ठीक है। तो 2D एरे इज ओवर। अब क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें, तो मैं वो जो हमें सीपी का लैब असाइनमेंट मिला था उसके पहले के 3 क्वेश्चन जो थे, लैब असाइनमेंट नंबर में कोई याद नहीं है, देख लेना लास्ट में कोई। उसके अंदर 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनसे तुम कर लेना, वो हो जाएंगे, वो हो जाएगा सारा। उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन है कि लेट्स से एक ए मैट्रिक्स तुम्हें बनानी है, एक बी मैट्रिक्स बनानी है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सी में करना है, मतलब ए क्रॉस बी निकालना है तुम्हें, कितना आएगा। इनिशियलाइज तुम ऐसे कर सकते क्या, हाँ उसके बाद सोल्यूशन चाहिए होगा तो आई गेस मैंने बनाया होगा, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, शायद बनाया हो। एनीवे इसके बाद क्या था, इसके बाद आते हैं स्ट्रिंग्स पे, आ जाते हैं जरा, खत्म होने वाला है इसके बाद स्ट्रिंग्स और हैंडलिंग। स्ट्रिंग्स के अंदर पहले तो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, फिर 2D स्ट्रिंग्स, और उसके बाद फिर लास्ट कुछ फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस देख लेंगे। जैसे अभी तक हमने एरे पढ़ा, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स आर बेसिकली एरे ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे क्लस्टर्स, और मतलब क्लस्टर्स बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं भयंकर, बहुत सारे कैरेक्टर से मिलके तो एक स्ट्रिंग बनती है। किसी का भी नाम होगा वर्ड से मिलके बना होगा, या फिर स्पेस बीच में, तो वो कैरेक्टर्स ही हैं वो सारे। तो कोई भी स्ट्रिंग होती है, लेट्स से NAME 1 2 3 4, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 4 कैरेक्टर्स का एक एरे है, होगा वैसे 5 का, अभी मतलब अभी देखते हैं वो 5 क्यों आया, लेकिन ये 4 कैरेक्टर्स का एक एरे है, एक एरे है। तो क्या मैं इसको सीधे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कैर x इज इक्वल टू ऐसे N A M E, ठीक है, ये और ये सेम है, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम है, बस एक क्या डिफरेंस होता है कि कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि उसको खत्म कब करनी है स्ट्रिंग, है ना। तो खत्म कब करनी है, क्योंकि एरे अगर मैंने ऐसे छोड़ दिया तो एरे तो बहुत लंबा सा भी हो सकता है। लेट्स से मेरे को पता नहीं था नेम कितने का है, मैंने यहाँ पे को 20 डाल दिया, तो इसने 20 बाइट मेरे लिए स्टोर कर दी। अब मैंने नाम केवल इतना ही डाल रखा है, NAME, तो लेकिन अगर मैं ऐसे ही प्रिंट कर दूं इसके आगे, अगर मैंने इसके आगे लिखा नहीं है कुछ और मैंने ऐसे ही प्रिंट कर दिया, तो वो मेरे को सब कुछ दे देगा। लेट्स से इसके आगे जो था वो था 65589, कोई गार्बेज वैल्यू, इसके आगे भी कुछ ऐसी वैल्यू थी, तो वो सारी चीजें प्रिंट कर देगा मेरे को। तो हम क्या करते हैं, एक और चीज लगाते हैं इसके आगे, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं लिख रहा हूं printf %s x, तो ये क्या दे देगा, ये चलते जाएगा, जैसे ही उसने ये वाली चीज देखी, इसने देखा कि ये टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है, तो यहां तक प्रिंट करेगा, बस ये मेरे को प्रिंट करके देखा नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है बस। और बाय डिफॉल्ट अगर मैं लेट्स से ऐसे लिख रहा हूँ, मैं ऐसे, एक तो तरीका ये है कि तुम ऐसे वो बनाओ, ऐसे कोई नहीं बनाता, हम लिखते हैं प्रिंट x लेट्स से 20, तो इसको लिखते हैं NAME, तो इसमें क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट ये लग गया, जिसने सी बनाई थी उसने बाय डिफॉल्ट बोल दिया था कि जब तुम ऐसे लिखोगे तो मैं बाय डिफॉल्ट ये लगा दूंगा, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, और इसके बाद हम देखते हैं क्या, इनपुट आउटपुट। हाँ,
अब इनपुट आउटपुट कैसे लेना है स्ट्रिंग में? एक तो तरीका है स्कैनएफ से, स्कैनएफ परसेंटेज क्या था x ऑफ 20 और x। एक तो ये तरीका है जो सबसे घटिया तरीका है, ये कभी यूज भी मत करना। क्यों? क्योंकि नेम कैसे हो सकता है किसी का भी नाम, तो कोई एक नाम फर्स्ट नेम, फिर आता है स्पेस, फिर सेकंड नेम, है ना? जब तुम स्कैनएफ से इनपुट लेते हो वो स्पेशल कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करता है, ऐसे तो नहीं करता, मतलब अगर तुम प्रिंट परसेंटेज लिख रहे हो तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो फर्स्ट नेम वो केवल क्या उठा लेगा, फर्स्ट नेम, और इसके आगे का ये सारा डिस्कार्ड कर देगा, तो तुम वो केवल इतना ही देगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव, सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो तो है गेट्स, गेट एस और एक्स लिख देना इसके आगे, ये तुम्हारा इनपुट लेगा, नेम इनपुट लेगा, सॉरी स्ट्रिंग इनपुट। लेकिन और ऐसी एक पुटेस भी होता है, पुटेस एक्स करोगे स्ट्रिंग दे देगा, जो प्रिंट एफ काम करता है सेम काम करता है, जरूरत नहीं होती इसकी, प्रिंट एफ अच्छा काम कर लेता है, सब कुछ प्रिंट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं उसको। ऑल्टरनेटिव एक और होता है एफ गेट एस, इसमें बस आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाते हैं। क्या? तुम्हें पहले तो नेम डालना है, कॉमा इसकी लेंथ कितनी है जो तुमने डाली वही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 20 कॉमा stdin। ये क्या है भूल जाओ, ये पढ़ाया सर ने स्टैंडर्ड इनपुट। ये पूरा बता रखा है कि स्टैंडर्ड इनपुट क्या करता है, कैसे लेता है। मतलब ये बता रखा है कि फाइल वाला, मतलब फाइल इनपुट कैसे लेते हैं और ये सब। फाइल इनपुट आउटपुट में बताया होगा ना ये। हाँ। वो मेरे को नहीं आता, सॉरी, वो मेरे को सीखना है। वो आएगा वो हाँ फाइल इनपुट आउटपुट आएगा वो इनपुट वो होता है, वो ठीक है। हाँ वो एक लाइन की है, वो एक बार पढ़ी थी मैंने, एक पेज है बस। हाँ वो मैंने भी एक बार पढ़ा था, मेरे को वैसे एक बार देखना है कि उसमें फॉर्मेट्स कौन से हैं। ठीक है, तो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये होता है। ठीक है, जिसको याद, जिसको पता है ग्रेट, जिसको नहीं पता रट लो कि हाँ यहाँ पे कोई stdin लिखना होता है। वैसे अगर कोई भी उबंटू, तुम लोग में से कोई उबंटू या फिर उसमें क्या कहते हैं उसको, सिगविन में अगर कोई कोड कर रहा है तो सबसे बढ़िया चीज रहेगी कि तुम लोग fgets यूज करो, उसमें वो वार्निंग भी नहीं देता है। गेट एस वार्निंग देता है, काफी बार वार्निंग देता है। तो ऐसी एक fputs भी होता है, fput इसका s। फर्क क्या, मतलब इससे फर्क क्या होता है गेट्स एफ गेट्स वही? अरे सी अपडेट किया ना, तो नई वाली सी जो कंपाइलर है ना उसमें ये गेट एस फंक्शन हटा दिया है। हाँ। और एफ गेट्स रखा हुआ है, तो इसीलिए वार्निंग देता है वो। जैसे पाइथन का पुराना वर्जन है 2.7 और पाइथन का नया वैसे। सही बोल रहे हो। अगली चीज तो ये हो गया, हाँ तो ये हो गया, बस इतना ही था। ये इनपुट लेने के लिए ये काम में आता है, या ये यूज करो, कुछ भी यूज कर सकते हो तुम लोग। इसके बाद और क्या बचता है? स्ट्रिंग्स में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर देख लो मैं भी कुछ छूटा तो नहीं। ये हो गया, ये भी हो गया स्ट्रिंग्स के अंदर। पॉइंटर, हाँ पॉइंटर टू स्ट्रिंग्स, मतलब यार इसमें मेरे को कुछ ऐसा सच बताने की जरूरत है क्या? क्योंकि सेम चीज है, मतलब जो भी जितना भी तुमने एरेज में पढ़ा है, एरे ऑफ इंटीजर में पढ़ा है, जो अभी हमने पीछे तक पढ़ा था, सारी चीजें सेम है। क्योंकि कैरेक्टर भी क्या है, स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर एरे है बस। तो तुम एस्ट्रिक एक्स लिख लो, उसका फिर उसके बाद उसको चलाते रहो, तो उससे भी तुम आगे जा सकते हो। एस्ट्रिक एक्स प्लस 1 करोगे तो अगले वाले का एड्रेस दे देगा। बस एक ही चीज का डिफरेंस होता है, क्या कि पीछे बनाया था ना शायद एक कैरेक्टर, हाँ नहीं ये नहीं है, आ गया। अबे यार नहीं बनाया क्या? चलो ठीक है, लिंक बना देते हैं। NAME, मतलब सही है। ये कैरेक्टर एरे, इसका एड्रेस अगर 100 है, इंटीजर्स में क्या होता था, इसका अगले का एड्रेस 104 आता था, इसमें कितना आएगा 101, इसमें 102, इसमें 103, इसमें 104। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। ये क्यों आया ये भी कल हमने देख लिया, क्योंकि कैरेक्टर पॉइंटर क्या लेता है, कैरेक्टर कितना लेता है 1 बाइट। तो कैरेक्टर पॉइंटर को इस
n को स्टोर करने के लिए कितना लगेगा, एक ही बाइट चाहिए होगा, तो वो एक बाइट के बाद अगली 101 एड्रेस है उसको वो खाली है, तो वो अगले को उसमें स्टोर कर देगा। बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी जितनी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी, इंटीजर्स में पढ़ी, कैसे डी रेफरेंसिंग होती है, कैसे हम लोग एड्रेस लेते हैं, इसमें भी ARR अगर लेट्स से अगर मैंने इसको देख, ये है कैर एक्स ऑफ कुछ नहीं एक्स, तो मैं अगर एक्स लिख रहा हूँ तो ये अभी भी मेरे को क्या देगा, इस ये दे देगा 100। ठीक है, बस इतना ही होता है इसमें भी सेम। ओके, अगली चीज स्ट्रिंग पॉइंटर्स हो गए, नेम हो गया, ये भी हो गया। अगर किसी को वो देखना है तो एक चीज़ और बता देता हूँ, एफ गेट्स की जगह अगर तुम्हें मतलब स्कैन एफ ही यूज़ करना है तो स्कैन एफ के लिए भी एक तरीका होता है, वो लिखते हैं स्कैन एफ। अगर पूरा नाम लेना है मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स भी लेने हैं तो उसके लिए ये अभी भी काम करता है नहीं करता मेरे को नहीं पता, ये मतलब बताते हैं लेकिन कॉलेज में बताया होगा। हाँ ये बताया। ये एस जो है ये मतलब मैं वो लिख रहा हूँ %s कॉमा जो भी नाम था, लेट्स से मैंने कैरेक्टर एक्स तो ये एक्स, तो तुम इससे फिर अब प्रॉपर इनपुट ले सकते हो, फर्स्ट नेम फिर स्पेस फिर लास्ट नेम, फिर मतलब सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, ये एक से ये एक वो होता है मतलब यूज़ कर सकते हो तुम। इसका मतलब अगर बताया है तो पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता क्या होता है, मेरे को बस इतना पता है कि हाँ ये यूज़ कर सकते हैं, जो कोई यूज़ नहीं करता, कोई यूज़ नहीं करता। अब अगली चीज़ फंक्शंस, फंक्शन बेसिकली 4 ही बताए होंगे ना मेजर। एक तो स्ट्रिंग कॉपी बताया है, एक एस स्ट्रिंग लेंथ बताया है, हाँ एक और क्या होता है, और क्या होता है? रुक जा मैं बता रहा हूँ, ये इस 4 के अलावा भी कोई बताया तो बताना। str alien, str cpy, str कंपेयर और एक लास्ट होता है शायद str concatenate cat, और भी कोई है क्या? हाँ ये चार तो पक्का बताए हैं, उसके अलावा याद नहीं आ रहा मुझे। उसके अलावा अगर बताए होंगे तो लेटर सी में सारे बहुत सारे दिए हुए हैं, पढ़ लेना मतलब बहुत है ये, लेकिन 4 ऐसे हैं जो मैंने इनकाउंटर करे थे, उन लोगों ने क्वेश्चन में दिए थे कि खुद से लिखो, तो एक बार इन सबको देख लेते हैं। हाँ एक चीज़ और, स्ट्रिंग्स यूज़ करने के लिए तुम्हें ये इन सारे फंक्शंस को यूज़ करने के लिए तुम्हें एक फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। LIB। नहीं, string.h, अच्छा हाँ सॉरी। string.h ये वाली फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, और इसमें ये ब्रैकेट है तो इससे अभी हम समझ जाएंगे कि ये स्टैंडर्ड फाइल है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की फाइल है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कभी भूलना, ये होगा इंपॉर्टेंट। अगली चीज़, अब पहला फंक्शन देखते हैं str alien। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। str alien क्या करेगा, मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ दे देगा, लेट्स से मैंने नेम लिखा था, तो ये क्या करेगा मेरे को, ये चार कितने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर 4, तो ये मेरे को str alien इसकी वो दे देगा कि आंसर मेरे को दे देगा 4। ठीक है, इस बार इतना ही है। ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो लास्ट में /0 था str alien इसको काउंट नहीं करता, जो नहीं करना भी चाहिए था क्या, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इसको प्रिंट कर देगा बस। ठीक है, और str alien का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक इंटीजर कैरेक्टर पॉइंटर होता है, जो भी तुमने लिख रखा है, लेट्स से ये x था, तो ये x लेगा। अब ये पहला फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है strcpy। ये क्या काम करता है, ये कॉपी करता है, लेट्स से 2 स्ट्रिंग्स तुमने वो बनाई, कैर एक तो यही है बोल दो x, और एक मैं बना रहा हूँ y, लेट्स से दिस इज 20, तो मैं लिख रहा हूँ strcpy y, x, तो मेरा x का मटेरियल यहाँ डाल देगा। ठीक है, और फिर आते हैं अगले वाले पे, सेकंड थर्ड फंक्शन होता है strcmp। strcmp लेट्स से x, और मैं यहाँ पे कुछ भी 2 डाल दे रहा हूँ, x और y ये दोनों वो है स्ट्रिंग कैरेक्टर, लेट्स से ये क्या है x, इसके आगे कुछ लिखा था मैंने, और कैर y
इसके आगे भी कुछ लिखा था मैंने, ये इन दोनों को कंपेयर करेगा। मुझे अच्छे से याद नहीं है रिटर्न क्या करता था, बट ठीक है, पॉजिटिव होता है अगर एक्स, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं होता एक्स, ये रिटर्न अगर नेगेटिव, स्ट्रिंग कंपेयर इंटीजर रिटर्न करता है, हाँ और हाँ 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 रिटर्न करता है वो होता है आस्की डिफरेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, आस्की डिफरेंस देता है। हाँ strcmp एस का ही डिफरेंस देता है, लेकिन जिनको अगर शॉर्ट में समझना है, 0 देगा अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है, पॉजिटिव वैल्यू देगा अगर पहला वाला बड़ा है, अगर x की वैल्यू s का ही वैल्यू बड़ी है y से, तो मतलब बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू, मतलब अगर x बड़ा है y से, बड़ा है इन द सेंस s का वैल्यू देख लेते हैं एक बार, उसमें देख लो। ये तो कैसे देखते हैं हम लोग, ऐसे याद रखना कि b और a में a पहले आता है, तो लेकिन a की s का वैल्यू छोटी होती है, मतलब a से z को जाते हुए s का वैल्यूज बढ़ती हैं, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, अगर लेट्स से मैंने x और y लिखा था, लेट्स से मैंने यार सॉरी, हाँ इस पे देखो, हाँ, इसको बड़ा ही कर लिया यार, हाँ अगर मैंने लिखा है लेट्स से एक स्ट्रिंग x है, इसके अंदर मैंने लिखा ए बी, और एक स्ट्रिंग है y, इसके अंदर मैंने लिखा बी है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, x के अंदर है ए बी और y के अंदर है बी है, और अब मैं लगा रहा हूँ strcmp और मैं कर रहा हूँ x, y, इन दोनों को कंपेयर करो, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, वो देखेगा x और y में सबसे पहले क्या है, ए आ रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। देख लो 97 माइनस 98 कितना आएगा, -1, तो वैल्यू -1 देगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मतलब जो पहली वाली स्ट्रिंग थी वो अल्फाबेटिकली पहले आती है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो x वाली वैल्यू, तो y वाली वैल्यू अल्फाबेटिकली पहले आती है, और अगर 0 आया तो मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। तो ये काम करता है strcmp। एक लास्ट बचता है, क्या नाम था उसका, मैं फिर से नाम भूल गया साला, cpy हो गया, कैट, हाँ cat, थर्ड फोर्थ strcat। ये एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा, मतलब ले तो दो भी सकता है, लेट्स से मैंने ऐसे लिखा है xy, और x पहले इनिशियलाइज था a b के साथ, तो ये मेरे को लास्ट में आउटपुट में क्या दे देगा, a b x y, ठीक है, ये कॉन्केटिनेट कर देता है बेसिकली। और लेट्स से ये मैंने y इज इक्वल टू xy लिखा होता, और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे को y लिख रहा हूँ, तो ये मेरे को ये तब भी मेरे को यही देगा, क्योंकि इसने x के अंदर कॉन्केटिनेट कर दिया इसको, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन जो असाइनमेंट्स में दिया था, असाइनमेंट तो उसमें दिए थे क्वेश्चन, उसमें दिया था ये सारे हमें खुद से लिखने थे, मतलब इनबिल्ट फंक्शन यूज मत करो इन सबको, जैसा काम ये करते हैं वैसा ही काम तुम एक ऐसा फंक्शन बनाओ जिसके अंदर तुम ये सब कर सको, तो ये उनको ट्राई कर लेना, हो जाएगा वो। और तीन चार फंक्शन और बताएं, वो भी पढ़ लेना। हाँ ATOI बताया, STRR CHR बताया, STR CHR बताया, STR से STR बताया, और STRN CAT बताया, STRN CMP बताया, ये सारे मतलब 7 फंक्शन एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं इसके अलावा, वो पढ़ लेना। वो देख लो हाँ इसमें सारे पढ़े हुए हैं, देख लेना, मतलब लेट अस सी एक बुक है, उसके अंदर पेज नंबर 263 में जाना, उसके अंदर सारे फंक्शंस हैं, या इसकी मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। ये जो नाम है ना वो मेरे को DM कर दे, ये जितने भी तूने 7 बोले ना, मैं बाकी सबको बोल अरे दूंगा। ये मैं तेरे को पूरी PDF ही भेज देता हूँ ना, जिसमें है स्ट्रिंग, वो जो अपने गूगल क्लासरूम पे स्ट्रिंग 2 नाम की जो डॉक है ना, वही है, ठीक है। उसमें सारे फंक्शन है। वो खाली फंक्शंस हैं, तो उसको खाली तुम्हें देखना है कि वो काम क्या करते हैं और रिटर्न क्या करते हैं, बस। और ये देख ठीक है। लेना
कैसे लिख सकते हो तुम एक बार, क्योंकि वो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ये फंक्शन खुद से लिख दो। तेरे को भेज दी मैंने भव्यम। अगला आते हैं। अब एक छोटी सी चीज देखते हैं, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते वरना फिर टाइम नहीं हो। कितना बज गया? 2 बज गए। बैंकर करना है, जल्दी खत्म करते हैं इसको। हाँ, तो एक चीज देखो, एक छोटी सी चीज देख रहे हैं जो अभी मुझसे किसी ने डाउट पूछा था कि हैंडलिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स में क्या है। लेट्स से मेरे को एक एरे, मेरे से क्वेश्चन में बोला है क्रिएट एन एरे ऑफ नेम्स, create an array names which will store 10 students ठीक है। मेरे से बोल रखा है कि एक ऐसा एरे बनाओ जो 10 लोगों के नाम स्टोर करेगा। अब इसमें इंट्यूटिवली हमें समझ में आ रहा है कि ये 2D एरे होगा। 2D एरे क्यों होगा? क्योंकि पहले तो एक स्टूडेंट का नाम बनाने, एक स्टूडेंट का नाम स्टोर कराने के लिए मेरे को एक कैरेक्टर एरे बनाना पड़ता था। कैरेक्टर एरे पहले से ही बनता था वो नेम, ठीक है, और ये केवल एक बंदे के लिए होता था। अब मुझे ऐसे ही 10 बंदों और के करने हैं तो 10 का एरे एक और बनाना पड़ेगा। तो मेरे को इससे समझ में आ रहा है कि नेम एक एरे एक नेम के लिए, और दूसरा एरे जो होगा वो बाकी के, वो पूरा उसके लिए होगा। अब इस पे एक चीज यार जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, जो मेरे को भी करती है, इसमें ये वाला जो कॉलम होता है ना, ये वाला कॉलम, ये होता है तुम्हारे इन के लिए कि मतलब कितना वो है, हाँ बाकी बचे नेम, बस लेट्स से 2 का था ये, 2 का एरे बनाया मैंने, 10 का छोड़ो 2 का बना दिया मैंने। तो ये 2 का स्टूडेंट और 20 मैंने क्यों लिख रहा है? तो ये 20 क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, और ये 2 क्या देख रहा है कि इनके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये भी वैसे देखा जाए तो रोज ही है, रो और कॉलम का जो मुझसे पूछा था कि सेकंड वाला रो है या कॉलम है, तुम देखोगे तो ये भी रोज ही है। रोज मतलब इसके अंदर कितने पर्टिकुलर कितने वैल्यूज हैं। सीधी सीधी बात, ये वाली जो चीज है ये तुम्हारी देखेगी कि एक नाम के अंदर कितने कैरेक्टर्स आने वाले हैं, और ये देखेगा कि कितने नाम है। अगर मैं यहाँ पे बोलता 10 स्टूडेंट के नेम, तो मेरे को खाली इसको चेंज करके 10 करना होता, क्योंकि नाम 20 से ज्यादा बड़ा तो मेरे को लगता नहीं किसी का होगा, ठीक है। बस इतना ही था। तो और बाकी पॉइंटर्स का सेम कंसेप्ट है। 2D एरेज में सेम कंसेप्ट है जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा था, इंटीजर एरे में पढ़ा था। सेम तरीके से तुम्हें सारी फंक्शन कॉल्स करनी पड़ती हैं, सेम तरीके से तुम एक्सेस कर सकते हो, और सेम तरीके से ARR अगर तुम लोगे तो बेस एड्रेस मिलेगा। ARR +1 करोगे तो उसमें फिर चेंजेस आएंगे उसी के हिसाब से कि कितने कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद कितना वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। ओके, अगली चीज आती है भाई, अभी किसको डाउट है ये बताओ यहाँ तक, इसके बाद अब आते हैं स्ट्रक्चर्स पे। अब यार इसको बड़ा करो, अब यार ये क्या हो रहा है? हाँ, हिम्मत है तुम्हारी पढ़ने की, मैं तो करा दूंगा, मेरे को क्या हो रहा। देखा बेटा, लास्ट तक 7 बच्चे बचे, बस आए कितने तो मेरे को ये नहीं पता, मेरे को ये तक नहीं पता। 30 के आसपास आए थे, 7 बचे मैं कर। नहीं पहले 5 मिनट में 17 बचे थे। ओ यार, तो ठीक है, अभी बताने हैं, अभी बाद में बताना है। अब स्ट्रक्चर और 2 चीज, अब देखो मैं 2 चीजें बताऊंगा बचती हैं, स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट और स्टैक्स एंड क्यू। स्टैक एंड क्यूब भी पढ़ाया है ना शायद, कोई है क्या यहाँ जो क्लास करते हैं? नहीं पढ़ा मेरे हिसाब से। नहीं साली हमारी वाली ने क्यों पढ़ाया, करो अलग ही यार हो गई। स्टैक क्यूब में पढ़ा है क्या अपने को? नहीं पढ़ाया ना भव्य?
मैंने तो जन्मों पहले छोड़ दी थी इनकी क्लासेस लेना साला। भाई मेरे को देख डर लग रहा है भाई, मेरे को डायनेमिक डायनेमिक एलोकेशन पढ़ाया, वो